हेलो दोस्तों, मैं शिवांशु शर्मा। आज आपके साथ नए टॉपिक का नाम है यूपी का पॉपुलेशन बिल, यानी यूपी में जो पॉपुलेशन बिल आया है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उस पर बात करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि पॉपुलेशन से ही रिलेटेड हैं। अब जानते हैं कि ये बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। नीड फॉर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, यूएन का एक डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर एस्टिमेट्स, जिन्हें बताया है कि इंडिया की जो जनसंख्या है वो 2030 तक 1.5 बिलियन और 2050 तक 1.64 बिलियन पहुंच जाएगी, जिसमें कि ये चाइना को पीछे करके भारत पहले नंबर पर आ जाएगा जनसंख्या के अंदर। भारत जो है विश्व की जनसंख्या का 16% का प्रतिनिधित्व करता है और भारत के पास ग्लोबल सरफेस का केवल 2.45% ही है। और भारत के पास जो वाटर रिसोर्सेज है वो केवल 4% ही हैं, जिससे अब इससे पता लगाया जा सकता है कि भारत की जनसंख्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती जा रही है, इतनी बढ़ रही है, उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब बात करते हैं एनसीपी पर कि एनसीपी क्या है। नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, इसका गठन मई 2000 के अंदर हुआ था, जिसका कार्य था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना तथा उसको मॉनिटर करना और उसके ऊपर रिव्यू देने कि पॉपुलेशन पॉलिसी जो है उसको किस तरीके से लागू किया जा सकता है, हम उसका निरीक्षण किस तरीके से कर सकते हैं और उसका रिव्यू किस तरीके से दिया जा सकता है। इस पर हमें बात करनी थी, इसीलिए नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन बनाया गया था, एनसीपी बनाया गया था। अब हम बात करते हैं कुछ सिमिलर पॉलिसी इन सम अदर स्टेट, यानी कि हम बात करते हैं इसी प्रकार की कुछ पॉलिसी हैं जो अदर स्टेट में पहले आ चुकी हैं। इस पर बात करते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो ये स्टेट है राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और कर्नाटक, ये सभी जो स्टेट हैं ये इस प्रकार की कुछ पॉलिसी ला चुके हैं, जिसके अंतर्गत ये पंचायती राज यानी पंचायत के अंदर, म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर और कुछ गवर्नमेंट मतलब लगभग गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत 2 से ज्यादा बच्चे होने के बाद उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। इसी प्रकार की पॉलिसी ये अपने अपने टाइम पर ला चुके हैं। जैसे कि राजस्थान है, ये देखिए राजस्थान ने अपने पंचायती राज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया। उसी तरीके से मध्य प्रदेश था जो कि टू साइड पॉलिसी लाया 2001 के अंतर्गत। उसी तरीके से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी अपने एक्ट के अंतर्गत, जो पंचायती राज एक्ट है उसके अंतर्गत अमेंडमेंट करता है। उसी तरीके से गुजरात है, अपनी पंचायत के अंतर्गत जो भी पंचायत राज एक्ट है उसके अंतर्गत अमेंडमेंट करता है। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र लाता है। उसी तरीके से उत्तराखंड है, उत्तराखंड भी लाता है और उसके बाद कर्नाटक भी लाता है। मतलब कि ये सारे स्टेट्स हैं जो कि पहले इसी प्रकार की कुछ पॉलिसी ला चुके हैं, जिसके बारे में बताया गया है। लेकिन इन सब की इतनी चर्चा क्यों नहीं हुई? इन सब की चर्चा इसलिए इतने विस्तृत रूप से नहीं हुई है क्योंकि यूपी जो है बड़े पैमाने पर यूपी का जो पॉपुलेशन बिल है वो लाया है। अब चलते हैं यूपी के पॉपुलेशन बिल पर कि यूपी का पॉपुलेशन बिल क्या है। यूपी का जो पॉपुलेशन बिल है इसको उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2021 कहा जाता है। इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, जो कि डेफिनेशंस को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसमें से डेफिनेशन है लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज क्या क्या होंगी? इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज भी लोकल अथॉरिटीज के अंतर्गत गिनी जाएंगी। ये सारी की सारी इस एक्ट के अंतर्गत समझाई गई हैं कि क्या होती हैं। अब बात करते हैं मैरिड कपल की कि मैरिड कपल कौन होगा। लड़के की उम्र 21 से कम नहीं होनी चाहिए और लड़की की उम्र जो है 18 से कम नहीं होनी चाहिए। जो कि लिखा है गर्ल इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स। अगर ये दोनों अपनी उम्र में आकर के शादी कर लेते हैं तो इनको मैरिड कपल माना जाएगा। अब बात करते हैं मल्टीपल बर्थ की कि मल्टीपल बर्थ क्या है। एक सेम प्रेगनेंसी से अगर 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो उसको मल्टीपल बर्थ कहा जाता है। अब बात करते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन के। पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है? पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर यानी स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी उसी के अंतर्गत काउंट की जाती है। और सोसाइटी रजिस्टर्ड जो होती हैं वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर सभी सोसाइटी इसी के अंतर्गत आती हैं और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ये सब डेफिनेशन थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अब बात करते हैं कि पब्लिक सर्वेंट यानी जो पब्लिक सर्वेंट होगा उसको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। जब से भी ये नियम लागू होता है और टू चाइल्ड पॉलिसी जो भी पब्लिक सर्वेंट अपनाता है और वह यानी वो या उसकी बीवी दोनों में से कोई भी स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन के लिए जाता है तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। उनको पूरी अपनी सर्विस के अंतर्गत एक जो है पूरी सर्विस के अंतर्गत उनको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेंगे। उनको उनके घर खरीदने में, उनको जो भी घर दिया जाएगा या घर खरीदेंगे वो या फिर कोई भी प्लॉट अपना बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, उनके अंदर उनको सब्सिडीज दी जाएंगी, उनको सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कराए जाएंगे। यानी बहुत ही
लो कंडीशंस पे और बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको जो है लोन प्रोवाइड कराए जाएंगे। उनको उनके वाटर पर, इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत ही ज़्यादा रिबेट दिया जाएगा। और जो भी लड़की मतलब जो भी लेडी होगी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर उसको 12 महीने की छुट्टी दी जाएगी और 12 महीने की छुट्टी के साथ उसको उसकी 12 महीने का सैलरी भी पूरा का पूरा दिया जाएगा। सैलरी यानी कि उसको 12 महीने की पूरी प्रोवाइड कराई जाएगी। उसको जो है पेंशन फंड के अंतर्गत उसका 3% जो है कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा सीधा बताया गया है। उसको फ्री हेल्थ केयर सर्विस दिए जाएंगे, इंश्योरेंस कवरेज दिए जाएंगे, सच अदर बेनिफिट जो भी जो गवर्नमेंट है वो आने वाले टाइम में जो भी डिसाइड करेगी। अब बात करते हैं एडिशनल इंसेंटिव फॉर पब्लिक सर्वेंट। मतलब कि जो हमने ऊपर बात करी ये था 2 बच्चों को अपनाने के लिए, यानी कि जो दो चाइल्ड पॉलिसी अपनाता है। लेकिन अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अगर केवल एक ही बच्चा पैदा करता है और उसके बाद कोई भी मतलब कि पति या पत्नी में से कोई भी स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन के लिए जाता है तो उसको क्या जो है फैसिलिटी मिलने वाली है। अब बात करते हैं 2 एडिशनल इंक्रीमेंट। पूरी सर्विस के अंदर 2 पूरे के पूरे और इंक्रीमेंट मिलने वाले हैं। उसको 2 ऊपर इंक्रीमेंट मिलते हैं और 2 और ज्यादा इंक्रीमेंट मिल जाएंगे अगर वो 1 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाता है, यानी कि एक ही बच्चा पैदा करते हैं तो उसको फ्री हेल्थ केयर सर्विस मिलेंगी, इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। सिंगल चाइल्ड टिल अटेंड द एज ऑफ 20 ईयर, यानी कि सिंगल बच्चे को यानी जो एक बच्चा होगा उसको फ्री हेल्थ केयर सर्विस मिलेगी, इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा उसको 20 साल की उम्र तक। ये आप देख सकते हैं। और सिंगल चाइल्ड जो भी होगा यानी उस बच्चे को जितने भी इंस्टीट्यूशन होंगे उनके अंदर उसको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी कि उनका एडमिशन इन सब के अंतर्गत हो जाए जितने भी इंस्टीट्यूशन होंगे। फ्री एजुकेशन अप टू ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल तक यानी स्नातक तक उनको जो है फ्री एजुकेशन दी जाएगी। स्कॉलरशिप दी जाएगी लड़कियों को। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक अलग से प्रावधान किया गया है, लड़कियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है कि उनको जो है लड़कियों को क्या कहते हैं स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब बात करते हैं सिंगल चाइल्ड को गवर्नमेंट जॉब में, यानी गवर्नमेंट जॉब के अंदर इनको प्रायोरिटी दी जाएगी, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी और वह सब चीजें जो भी आने वाले टाइम में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब बात करते हैं कि इंसेंटिव जो है जनरल पब्लिक के लिए यानी सामान्य लोगों के लिए क्या इंसेंटिव है। जो कोई भी व्यक्ति अगर सामान्य व्यक्ति 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाता है तो उनको इस एक्ट के CDEH सेक्शन 4 के तहत जो यानी सेक्शन 4 के CDEH जो है सब सेक्शन उनके अंतर्गत बेनिफिट और इंसेंटिव दिए जाएंगे। उसी तरीके से अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति एक बच्चा करता है, अगर एक बच्चे की वाली पॉलिसी को अपना लेता है यानी एक बच्चा करता है तो उसको BCDEF के तहत जो है उनको इंसेंटिव और बेनिफिट्स दिए जाएंगे। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि किस किस एक्ट के तहत किस किस सेक्शन के तहत उनको क्या क्या बेनिफिट दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं जो BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे कपल रह रहा है उनको क्या होगा। अगर वो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी BPL के नीचे जो भी कपल रह रहे हैं अगर वो एक चाइल्ड करते हैं तो उनमें उनको लमसम अमाउंट जो गवर्नमेंट है वो अगर लड़का होता है उनके तो उनको 80,000 रुपीज देगी, अगर लड़की होती है तो 1 लाख रुपए देगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लड़की के लिए भी स्पेशल प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अब बात करते हैं डिसइंसेंटिव होंगे अगर कोई जो कि इस पॉलिसी को नहीं अपनाता है, यानी जब से भी ये पॉलिसी लागू होती है अगर कोई इस पॉलिसी को नहीं अपनाता है तो उसके लिए क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, उसको लाभ इसके नहीं दिए जाएंगे। उनको सोच कि जितनी भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम होंगी उसके अंदर कोई भी उनको जो है इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। राशन कार्ड को देखते हैं। राशन कार्ड पर जो लिमिट है वो 4 जनों की रखी गई है, यानी पति पत्नी 2 बच्चे, इनके अलावा और किसी का भी नाम राशन कार्ड पर नहीं चढ़ेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट उनको मिल सकते हैं और कौन कौन से नहीं मिल सकते, और वो बेनिफिट जो कि आने वाले टाइम पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कि लोकल बॉडीज क्या है ये ऊपर आपको बता दिया गया है, लोकल बॉडीज की डेफिनेशन क्या है। इस कानून के लागू होने से पहले अगर कोई भी यानी कानून के लागू होने के बाद अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो वो लोकल बॉडीज के अंदर यानी जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए अयोग्य होगा। लेकिन ये उनके ऊपर लागू नहीं होगा जो पहले से ही मेंबर हैं लोकल बॉडीज के और उसके बाद ये जो है कानून आया गया है, ये उनके ऊपर लागू नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अलग से इसके लिए बात दिया गया है, जानकारी दी गई है। और भी लोकल बॉडीज और जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो पहले से ही उनके 2 बच्चे हैं और इस ये एक्ट लागू हो जाता है तो उनको वादा करना पड़ेगा, एक प्रकार से वचन देना पड़ेगा कि वह किसी भी प्रकार से इस एक्ट का उल्लंघन नहीं करते। अगर वह किसी भी प्रकार से इस एक्ट का उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा, जो कि इस कानून के अंतर्गत ही बताया गया है। इमीडिएट एक्शन उन पर लिया जाएगा और उनको
जो भी मतलब आगे किसी भी प्रकार से इलेक्शन ना लड़ने के लिए कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब पर, यानी जब भी ये जो कानून है लागू होता है और उसके बाद से अगर कोई टू चाइल्ड पॉलिसी का उल्लंघन करता है उसको उसकी गवर्नमेंट जॉब से हटा दिया जाएगा और उसको फ्यूचर में किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब ना लेने के लिए यानी गवर्नमेंट जॉब में वह अप्लाई नहीं कर पाएगा। यहाँ पर देखिए उसके लिए बताया गया है कि उसको जो है इमीडिएट एक्शन जो है उसके ऊपर लिए जाएंगे अगर कोई भी इस प्रकार की पॉलिसी का गवर्नमेंट जॉब यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई भी जॉब के अंतर्गत इस पॉलिसी का उल्लंघन करता है तो। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज। अगर टू चाइल्ड पॉलिसी का कोई भी अगर उल्लंघन करता है तो उसको गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी, यानी कि उसको प्रमोशन जो है वो सब उसको नहीं मिल पाएगा, उसके लिए वो अयोग्य हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट की सब्सिडी, यानी कि जो भी सब्सिडी दी जाने वाली होंगी जब से भी ये एक्ट लागू होता है वह सब्सिडी सभी प्रकार की सब्सिडी जो है रोक दी जाएंगी। अब बात करते हैं मल्टीपल बर्थ पे। मल्टीपल बर्थ ऑफ सेकंड प्रेगनेंसी, यानी कि आपको बता दिया गया है कि मल्टीपल बर्थ का मतलब क्या है। यहाँ पे ऊपर बता दिया गया था कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अब बात करते हैं मल्टीपल बर्थ के कि ये इसका किस तरीके से उल्लंघन कर सकता है और किस तरीके से उल्लंघन नहीं करेगा। पहली प्रेगनेंसी के अंदर अगर पहला बच्चा होता है और उसके बाद दूसरी प्रेगनेंसी में 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो वो इस एक्ट का उल्लंघन करता नहीं माना जाएगा। उसी तरीके से अगर पहली प्रेगनेंसी में यानी पहली प्रेगनेंसी में पहला बच्चा होता है अगर दूसरी प्रेगनेंसी में 2 बच्चे होते हैं तो इसका उल्लंघन करता नहीं माना जाएगा। और नीचे बताया गया कि पहली प्रेगनेंसी में फिर से पहला बच्चा होता है और दूसरी प्रेगनेंसी में 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो भी वो उसका उल्लंघन करता नहीं माना जाएगा। लेकिन नीचे बताया गया है कि अगर पहली प्रेगनेंसी में 2 बच्चे हो जाते हैं और दूसरी प्रेगनेंसी में 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो वो इसका उल्लंघन करता पूरा पूरा माना जाएगा, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में ही 2 बच्चे हो गए हैं और ये टू चाइल्ड पॉलिसी को कंप्लीटली पूरा करता है। उसके बाद अगर कोई बच्चा होता है तो वो इसका उल्लंघन करता माना जाता है। तो आपको जैसा भी इन सब के बारे में बताया गया कि ऊपर से नीचे तक ये जो हमने बात की गई है इस बिल के कुछ मुख्य प्रावधानों पर बात की गई है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।